नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में पोलैंड की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से अभी एक रिक्वायरमेंट और आ चुकी है फैक्ट्री वर्कर के लिए। कॉमन फैक्ट्री वर्कर जो कार मैन्युफैक्चरिंग के अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया है, कोई भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन में जो मतलब एक प्रकार से फैक्ट्री वर्कर की बात करते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे सेक्टर होते हैं, अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मेटल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। जो फूड प्रोसेसर वाली कंपनी, उनका हम आपको बाद में अपडेट करेंगे जब रिक्वायरमेंट आएगी। और खासतौर से यहाँ पर जो लोग पहले हमने अप्लाई किया था चिकन या मीट के लिए, वो रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। मतलब इसमें कोई भी कैंडिडेट जो मीट या फैक्ट्री में नहीं करना चाहते हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मेटल फूड के लिए रह सकती है। अभी फिलहाल मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। कोई भी कैंडिडेट जो एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट इसमें बेसिक सैलरी होगी, वो जो अपना बेसिक फंडा बनता है 22 ज़लोटी पर आवर के हिसाब से। और ये सैलरी डेफिनेटली मिलेगी, उससे ज़्यादा ही मिलती है, उससे कम नहीं मिलेगी। बेसिक सैलरी 22 ज़लोटी पर आवर के हिसाब से मिलेगी। उसके ऊपर जो रहेगा, मतलब आप कैलकुलेशंस करेंगे यूरोप का, आपको पता ही है कि पर आवर के हिसाब से रहता है। तो जो भी सैलरी बनेगी उसके हिसाब से बनने वाली है। और गवर्नमेंट का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 4300 है। 4300 से प्लस सैलरी होने वाली है, उससे कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक प्रोसेस है। अभी बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल रहेगा कि पोलैंड के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं होगा तो कैसे होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आउट ऑफ इंडिया होंगे, वो लोग भी इसमें प्रोसेस करना चाहेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने लाइव सेशन में बताया था कि कोई भी कैंडिडेट अगर मलेशिया में है, गल्फ कंट्री में है, सिंगापुर में है, मॉरिशस में है, किसी भी कंट्री में है जहां पर वीएफएस या एम्बेसी है, जहां पर उनको सबमिशन करना है, वहां की पोलैंड की एम्बेसी है, कंसुलेट है, तो ये मान लीजिए वो वहां पर सबमिशन कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट पोलैंड जाना चाहते हैं लेकिन अभी इस टाइम पर किसी भी दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, स्टडी में उनका ओजीटी पीरियड होगा, तो डेफिनेटली वो लोग भी प्लान कर सकते हैं। और जो लोग वर्क वीजा पे हैं वो भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये रहेगा कि जो स्टडी वीजा पर होंगे, ओजीटी में रहेंगे, तो उनको एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग वर्क वीजा में होंगे उनको एनओसी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अगर चाहे थाईलैंड में जॉब कर रहे हो, मलेशिया में जॉब कर रहे हो, या फिर आप सिंगापुर में जॉब कर रहे हो, या फिर दुबई, कतर, सऊदी, बहरीन, कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, आप अगर वहां वर्क वीजा पर हैं तो आप वहां पर एक एनओसी लेते हैं और वहां का रेसिडेंस प्रूफ देते हैं, आपका सबमिशन वहां पर हो जाएगा। रिजल्ट आने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे, 99% चांसेस होंगे ही होंगे। यहाँ पर रिजल्ट बहुत शानदार आता है। और इंडिया में भी हालत सुधर रहा है। इंडिया में 50% चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं और उम्मीद है कि जब तक हम लोग के वर्क परमिट आएंगे तब तक चीजें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। तो अभी रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री वर्कर के लिए, कॉमन फैक्ट्री वर्कर, जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग वाली नहीं है। और इसमें इंटरव्यूज नहीं होंगे, कोई भी कैंडिडेट इसमें प्लान कर सकता है, इसमें इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होंगे। और आपको अच्छे से पता होगा कि हम लोग का जैसे ऑफिस होने वाला है, वहां पर उसका वेटेज आपको मिलने वाला है। क्योंकि हमारा ऑफिस जो है वहां पर मैंने लाइव सेशन में आपको शेयर किया था, इससे पहले वीडियो में शेयर किया था। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्लाइंट की रीच बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्लाइंट हमारे जो हमारा एक नेटवर्क होगा क्लाइंट के प्रति, क्लाइंट मतलब जो कंपनीज, अभी हमारे लिए क्लाइंट जो होंगी वो पोलैंड ऑफिस के क्लाइंट, मतलब अभी तक हमारा ऐसा होता था कि हम लोग जो क्लाइंट की बात करते थे वो क्लाइंट होते थे, मतलब एजेंसीज। अब लेकिन एजेंसी ना होकर अब कंपनीज डायरेक्टली होंगी। तो इसका वेटेज आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि अब जो भी काम करेंगे वो हमारी पोलैंड की टीम करेगी। तो फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, फरवरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी। जब तक आप लोगों का सबमिशन होगा तब तक बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। चाहे वहां पर किसी भी टाइप का सपोर्ट हो, क्लाइंट की तरफ से, लॉयर की तरफ से, डॉक्यूमेंट्री के बेस पर ईमेल करना हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी करना हो, हमारी टीम वहां से प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करवाएगी। तो जो टाइमिंग है, प्रोसेस है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा। कोई भी चीज किसी भी रूप में, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि वीएफएस में सबमिशन के टाइम पर अगर एम्प्लॉयर ईमेल करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो इस केस में हम लोग डेफिनेटली इसके ऊपर काम करेंगे, कर ही रहे हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा कि अभी चूंकि डायरेक्टली एम्प्लॉयर से डील रहेगी, तो हमारे पास जो मैंने पहले बोला हुआ कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसको पहला वीजा हमारे एम्प्लॉयर के पास ही निकालना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बाकी रिजल्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। रिजल्ट ऐसा होगा कि हम सभी लोग इस पे रिजल्ट देखेंगे। फरवरी मार्च के बाद से यूरोप का वीजा, खासतौर से लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ग्रीस, इनके वीजा आपको देखने शुरू हो जाएंगे। स्लोवाकिया नहीं, लिथुआनिया और ग्रीस का वीजा देखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बैक टू बैक रिजल्ट आएगा। तो आप देखेंगे इस चीज को, जिस तरीके से क्लाइंट हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से क्लाइंट का हमारे प्रति रिस्पॉन्स है,
है, ये रिजल्ट बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि अभी हम प्रोसेस सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं। तो कोई भी कैंडिडेट जो पोलैंड में अपना करियर बनाना चाहता है, मेल फीमेल दोनों, 20 साल से लेकर 45 साल के बीच में एज हो, 45 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 20 ईयर से 45 ईयर तक के लोग, इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग हों, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं कि इस स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट, पीसीसी निकलना चाहिए, बैंक बैलेंस 3.5 लाख के आसपास में मेंटेन करना होगा, 4000 यूरो करना होगा, बैंक बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर ये सभी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन वाइज भी कंपल्सरी नहीं है कि 10th पास होना जरूरी है। बेसिकली देखा जाए तो बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और पर्सनैलिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन कर पाते हैं ये होना चाहिए। मतलब ये मान लीजिए कि डी कैटेगरी के लिए हम किसी भी कैंडिडेट को ले सकते हैं, लेकिन हमें ये फील होना चाहिए कि वो पोलैंड में सर्वाइव कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इतना होना चाहिए कि कम से कम पढ़ना लिखना तो आना चाहिए। बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, 5वीं 8वीं 10वीं कोई भी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनको इंग्लिश बेसिक्स पढ़ना लिखना आता है, बेसिक बोलना भी आता है, तो ऐसे लोग डेफिनेटली एलिजिबल हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसमें क्राइटेरिया है वो आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब कहीं पर भी सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं वो रहेगा। इसमें एक्सीलेंट इंग्लिश नहीं चाहिए कि आप बहुत हाईफाई इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि इंटरव्यू नहीं होने वाला है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़ के समझ सकते हैं या फिर ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। ये आपके अंदर हुनर होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। अगर इतना कर सकते हैं आप एलिजिबल हैं। मेडिकली कोई इश्यू नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेडिकली फिट होना चाहिए। मतलब मेजर बीमारियां जैसे टीबी, हेपेटाइटिस, कैंसर, ये सभी नहीं होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जो इन सभी मतलब जो कॉमन बड़ी बड़ी बीमारियां वो नहीं होंगी तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल रिपोर्ट सबमिट नहीं करना है इसलिए। लेकिन फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कांटेक्ट करें। दोस्तों हमारे पास और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें सैलरी और भी ज्यादा है, 22 से ऊपर 23, 25, 28, 30, 35 ज़लोटी पर आवर के हिसाब से भी सैलरी है, जिसका मैं डिटेल वीडियो एक बार और दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट अभी चल रही है। काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट है और उसकी तरफ से रिजल्ट काफी अच्छा है, एक्सेलेंट रिजल्ट है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, टीम को कांटेक्ट करें। दोस्तों रिक्वायरमेंट कैसे लगी, अगर आपको पसंद आए तो आप दोस्तों में क्लासमेट्स के लिए को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।